शुभ प्रभात बच्चों। बृहन मुंबई ऑनलाइन अध्यापन में मलाड पश्चिम से गोविंद नगर मलाड पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम एकांकी पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका पाठ पांचवा है, जिसका नाम है जूलिया। यह पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक जो हैं उनका जीवन परिचय जान लेंगे। जूलिया पाठ के जो लेखक है वो है आंतोन चेखव जी। इनका जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रोग रूस में हुआ था। ये रूस के एक लेखक है। इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई थी। ये बहुत ही छोटी उम्र में इनको मृत्यु से मिलना पड़ा, परंतु इतने कम समय में इन्होंने साहित्य में बहुत सारा अपना या बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। इस महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। वे एक प्रसिद्ध कथाकार भी थे। उन्होंने कथाएं भी लिखी और बहुत सारे नाटक भी लिखे। उनकी कहानियों में सामाजिक कृतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। अंतोन चेखव जी जो थे वे पेशे से डॉक्टर थे, परंतु साथ ही साथ वो कथाएं और नाटक भी लिखा करते थे। दोनों क्षेत्रों में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। अंतोन चेखव जी का प्रेमचंद पर भी, जो हमारे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखकों में से एक हैं, उन पे भी बहुत बड़ा काफी प्रभाव था और उनके लेखन शैली में भी इनके प्रभाव का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। चेखव जो थे वह हमेशा सामाजिक कृतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया करते थे। यानी जो सामाजिक कृतियां रहती है, अच्छाई हो या बुराई हो, उसे अपने लेखन के द्वारा व्यंग के माध्यम से हमारे सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। चेखव की प्रमुख कृतियां हैं ए डीरी स्टोरी, द वाइफ, ये उपन्यास है दोनों, एना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि ये कहानियां हैं। सॉरी, इवानोवा, द चेरी आर्चर्ड आदि ये उन्होंने लिखे हुए कुछ प्रमुख जो नाटक थे वे हैं। जो पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक एकांकिका है, यानी एक अंक का नाटक है, उसे हम एकांकिका कहते हैं। जब नाटक में जितनी बार ब्रेक लिया जाए या पर्दा गिराया जाए, उस पे उसके आधार पे वो एकांकिका है या दो अंक का नाटक है या तीन अंक का नाटक है, वो निर्धारित किया जाता है। एक बार ब्रेक लिया जाए यानी वो दो अंक का नाटक है। एक बार भी जब हम ब्रेक ना ले, पर्दा ना गिराए, तो उसे एक अंक का नाटक कहा जाता है, यानी एकांकिका कहा जाता है। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। जो प्रस्तुत कहानी या एकांकिका आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। ये जो एकांकिका आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके मुख्य पात्र हैं जूलिया, गृहस्वामी, ये दोनों मुख्य पात्र हैं। इनके साथ साथ गृहस्वामी की पत्नी और उसके दो बच्चे कोल्या और वान्या का इस कहानी में उल्लेख आता है। यहाँ पे
इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति स्वयं के अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता तो लोग उसे दबाने का प्रयत्न करेंगे, उस पर अत्याचार करने का प्रयत्न करेंगे या उसके अधिकार छीनने का प्रयत्न करते हैं। अगर हमें अपने अधिकारों से अधिकार पाने हैं तो उसके लिए हमें खुद उनके लिए लड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम कहानी की या एकांकिका की शुरुआत करते हैं। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वालिस देवना आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृह स्वामी, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया जो है वो नौकरानी है। वो उसके मालिक के पास आती है और पूछती है कि आपने मुझे बुलाया था, और जो उसके मालिक है, गृह स्वामी है, जिस घर में वो काम करती है, वे कहते हैं हाँ बुलाया था, बैठ जाओ। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृह स्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह यानी मेहनताना, या हम पगार कह सकते हैं, सैलरी कह सकते हैं इसे, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूं, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। यहाँ पे लेक गृह स्वामी जो है जूलिया को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करके तुम्हें तनख्वाह देना चाहता हूँ। और वे साथ ही साथ कहते हैं जितना मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ, उस हिसाब से तुम तुम्हारे मेहनत के जो पैसे हैं, तुम्हारी जो तनख्वाह है, वो भी नहीं मांगोगी, अपने आप से नहीं मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे देना चाहता हूँ। और वे साथ ही साथ कहते हैं कि तुम्हें इस तनख्वाह की शायद जरूरत भी होगी। जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृह स्वामी क्या कहते हैं, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। उसके उत्तर में जूलिया कहती है, नहीं मालिक, 40 रुपए रूबल। रूबल यानी जैसे हम भारत में रुपया इस्तेमाल करते हैं, वैसे रूस की जो करेंसी हम कह सकते हैं वो क्या है, रूबल है। उसकी तनख्वाह जो तय हुई थी वो थी 40 रूबल, लेकिन मालिक कहते हैं 30 रूबल। गृह स्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए, पन्ने पलटते वो क्या कहते हैं जूलिया से कि ये देखो डायरी, इसमें लिख रखा है कि 30 रूबल। मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जब जूलिया मालिक से कहती, गृह स्वामी से कहती है नहीं मालिक, 40 रूबल, तो उसका जो गृह स्वामी है, मालिक है, वो उससे कहता है कि नहीं, ये देखो मैंने डायरी में भी नोट कर रखा है, और कुछ पन्ने पलटता है और कहता है कि 30 रूबल ही है। तुम्हें भी मैं 30 रूबल ही तय हुए थे, और इससे पहले जो गवर्नेंस रह चुके हैं, जो बच्चों को पढ़ाने और देखभाल करने का काम किया करती थी, उन्हें भी मैं केवल 30 रूबल ही दिया करता था। ऐसा गृह स्वामी किससे कहते हैं, जूलिया से कहते हैं। और वे कहते हैं कि तुम्हें काम करते हुए यहाँ पे कितने दिन हो गए, 2 महीने हो चुके हैं। जूलिया दबे स्वर में, यानी घबराए हुए से, डरे हुए से, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। जूलिया क्या कहती है, 2 महीने 5 दिन। अभी तक की जो एकांकिका है उसमें हम देख सकते हैं
कि जब 40 रूबल तय हुए हैं तो गृह स्वामी जो है उससे कहता है कि 30 रूबल। जब 2 महीने 5 दिन हो चुके हैं तब गृह स्वामी कहता है कि केवल 2 महीने हुए। मतलब हर जगह जूलिया का नुकसान यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जूलिया जो है घबराई हुई सी है, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ नहीं सकती। चलिए इसके आगे गृह स्वामी जो है वो कहता है, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हर बात के लिए गृह स्वामी क्या जवाब देता है कि मैंने डायरी में नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। देखिए पहले तो उसकी तनख्वाह कम कर दी गई, उसके बाद उसके जो दिन थे वो कम कर दिए गए, और अब एक और शर्त सामने रख दी है गृह स्वामी ने कि पूरी तनख्वाह कब मिलेगी, जब तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हुई हो। मतलब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से गृह स्वामी धीरे धीरे उसकी जो तनख्वाह है उसमें कटौती करते जा रहे हैं। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, इतवार यानी संडे, रविवार, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? अब यहाँ पे जो गृह स्वामी हैं वो जूलिया से कहते हैं कि इतवार के दिन तुमने छुट्टी मनाई है, और उस दिन केवल तुम बच्चों को घुमाने के लिए ले गए थे, और बच्चों को घुमाना ये कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने और 3 छुट्टियां ली है, मतलब इतवार की भी तनख्वाह उसकी कट जाएगी, और साथ ही साथ और 3 दिन की जो छुट्टियां हैं उसकी भी तनख्वाह यहाँ पे कटेगी। जूलिया इसके उत्तर में कहती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक गृह स्वामी। अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। कुल कितने दिन उसने काम नहीं किया है अभी गृह स्वामी के हिसाब से? 9 इतवार यानी 9 दिन वो हो गए, और 3 छुट्टियां यानी कुल 12 दिन की उसकी तनख्वाह जो है वो अभी काटी जाएगी। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा, और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 दिन। यानी बच्चे जब बीमार थे सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाया गया, तो उसकी भी उन्होंने कुछ दिन वहां से उसके जो कुल दिन थे उसमें से काट लिए। इस तरीके से 12 और 7 यानी कुल 19 दिन उसके कम हो गए हैं। अब 19 नागे, हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41, 41 रूबल, ठीक है। अब जब उसकी 80 रूबल उसे मिलने चाहिए थे, तब 60 रूबल उसकी तनख्वाह हो गई। जब 60 मिलने चाहिए थे तो उसमें से कुछ इतवार की छुट्टियां, कुछ बाकी की छुट्टियां, और जब उसने आधा दिन पढ़ाया कुछ उसके दिन मिलाते हुए, जब उसकी तनख्वाह भी उसके पास आएगी वो कितनी होगी? 41 रूबल। 80 में से सिर्फ 41 रूबल। इसके जवाब में जूलिया कहती है, रुआसी हो जाती है रोते स्वर में। रुआसी होना यानी रोना आ जाता है, और रोते हुए कहती है, जी हाँ। वो यहाँ पे गृह स्वामी का विरोध नहीं करती, उससे नहीं कहती कि आप जो कह रहे हो वो गलत है। वो सॉरी, वह गृह स्वामी की बातें मान लेती है। गृह स्वामी
डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। देखिए, छुट्टियों के दिन भी काटे गए, आधा दिन काम किया उसकी भी, उसकी जो तनख्वाह है वो काटी गई। अब सामान जो टूटा है उसकी भी जो खर्चा होगा, जो नुकसान हुआ है वो भी पैसा उसकी तनख्वाह में से काटा जाएगा। तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी, प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही है। मैंने जिनका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया, वहां किसी टहनी की खरोच लगने के से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखिए वो कितना उस पे हम अत्याचार कह सकते हैं, या उसका जो अधिकार है 80 रूबल, उसे किस तरीके से कम करते जा रहे हैं। अब जो प्लेट और प्याली तोड़ी है उसके पैसे भी जूलिया की तनख्वाह में से काटे जाएंगे। बच्चे की जो जैकेट फटी खेलते खेलते, उसके भी पैसे जो है जूलिया की तनख्वाह में से काटे जाएंगे। और घर में से जो नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए, उसके पैसे भी जूलिया के तनख्वाह में से काटे जाएंगे। इतना सब होने के बावजूद जो गृह स्वामी है वो कहता है कि मैं लोगों का भला करना चाहता हूं और वो लोग ही मेरा नुकसान करते हैं। हालांकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गृह स्वामी जूलिया के अधिकार के जो पैसे हैं वो भी उसे नहीं दे रहा है, उसमें भी कटौती करते जा रहा है। परंतु वो जब खुद के बारे में बताता है तो इस तरीके से वो खुद को प्रदर्शित करने का प्रयत्न करता है कि खैर, नुकसान तो मैं उठा रहा हूं, मैं लोगों का भला करना चाहता हूं और वही लोग उसका नुकसान कर देते हैं। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, यानी जो उसे रोना आ रहा है उसे रोकते हुए कहती है, जी सुन रही हूँ। जब मालिक उससे कहते हो कि मेरी बात सुन रहे हो, तो उसके उत्तर में वो कहती हैं, जी सुन रही हूँ। गृह स्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो यहाँ पे जो है गृह स्वामी जूलिया से प्रश्न करता है कि अगर तुम तुम्हारा काम ठीक से नहीं करोगी तो तुम्हारे पैसे कटेंगे। और ये बात सही है या नहीं, यह प्रश्न वो जूलिया से करते हैं। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए, और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब देखिए, और उसने जोड़ दिए 10 रूबल और। जूलिया लगभग रोते हुए, अब वो रोते हुए ही कहती है, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। मतलब वो यहाँ पे क्या कहना चाहती है कि जब गृह स्वामी कह रहा है कि 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे, तो जूलिया कहती है कि आपने कुछ नहीं, यानी वो कहना चाहती है कि आपने कुछ नहीं दिया है। गृह स्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही पलटने उलटने लगता है। डायरी में सब कुछ नोट किया है ये बताते हुए, ये जताते हुए वो डायरी के पन्ने को यूं ही उलटते हैं। डायरी में कुछ भी लिखा नहीं गया है, परंतु वह उसकी तनख्वाह को धीरे धीरे काट रहे हैं। उसकी जो मेहनताना है, जो उसकी पगार है, सैलरी है, उसे वो धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बाद में कहानी के अंत में हमें ये पता चलेगा कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। इसके जवाब में जूलिया अब कहती हैं आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे।
देखिए उसने कुछ दिया नहीं है, परंतु जूलिया जो है वो इस बात को भी मान लेती हैं। अगर आप कह रहे होंगे तो शायद दिया ही होगा। गृह स्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27 41 में से हम बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? अब यहाँ पे वो बड़ी आवाज में उससे कहते हैं कि दिए होंगे नहीं, दिए ही है। और वो 41 में से फिर और 27 रूबल कम कर देते हैं। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, यानी डरी डरी घबराई हुई सी कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। जूलिया क्या कहती है कि मुझे मालकिन ने केवल एक ही बार 3 रूबल दिए हैं। गृह स्वामी, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न होती, देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। अब यहाँ पे जो गृह स्वामी है वो कहता है कि ये 3 रूबल वाली जो बात है, इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे नहीं बताई। अगर यह बात तुम ना बताती तो मुझे पता ना चलता और ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। गृहस्वामी लिखने का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचे हैं 11 रूबल। 11 रूबल देते हुए वे कहते हैं, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जहां पे जूलिया को 80 रूबल तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, वहां पे उसको कितनी मिल रही है अब यहाँ पे? केवल 11 रूबल। केवल 11 रूबल दिए जा रहे हैं। और ऊपर से गृहस्वामी उससे कहते हैं, ठीक है ना, संभाल लो और इसे गिन लो। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसकी जो तनख्वाह है, उसके हाथ में आधी की आधी भी ना आई, फिर भी वो उसके गृह स्वामी को धन्यवाद कह रही है। वो जानती है कि यहाँ पे उसे ठगा गया है, उसकी जो तनख्वाह है उसे पूरी नहीं दी गई है, परंतु फिर भी इसके विरोध करने के बजाय वो क्या कह रही है? मालिक को, गृह स्वामी को धन्यवाद दे रही है। गृह स्वामी, अब यहाँ तक हमने जो देखा किस तरीके से जो मालिक हैं हर एक चीज के लिए उसके पैसे जो है वो काट लेता है। जैकेट फटा, प्लेट और प्याली तोड़ी, छुट्टियां हैं, या आधा दिन काम किया है, ठीक है, हर किसी ना किसी अलग बहाने से, या नौकरानी ने उसके जूते चुरा लिए हैं बच्ची के, हर एक चीज के पैसे इसकी तनख्वाह में से काटे जा रहे हैं, जो कि गलत है। परंतु फिर भी जूलिया उसका अच्छे से विरोध नहीं करती, डट के विरोध नहीं करती। और अंत में उसे जब 11 रूबल दिए जाते हैं 80 रूबल की बजाय, तो भी वो गृह स्वामी का धन्यवाद करती। अब यहाँ से जो कहानी है एकांकिका में थोड़ा सा आ, बदलाव आता है कि जो गृह स्वामी इतनी देर से जो पैसों में कटौती कर रहा था वो क्यों करता है। जैसे हमने शुरुआत में देखा कि लेखक इस कहानी के द्वारा जो दब्बू लोग होते हैं, दबेपन में जीना चाहते हैं, उन्हें यहाँ से जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का, समझाने के जो विचार हैं वो हमारे सामने रखने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो यहाँ से बदलाव हमें कहानी में देखने को मिलता है। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। गृह स्वामी
अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए। जो धन्यवाद जो जूलिया ने उसे कहा, जी धन्यवाद, यह हर बात जो गृह स्वामी की जूलिया मान रही है, इस बात पे वो गृह स्वामी काफी गुस्सा है। वो बड़े गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। गृहस्वामी इस बात से बहुत गुस्सा है कि मैं तुम्हें ठग रहा हूं, तुम्हें धोखा दे रहा हूं, तुम्हारे पैसे हड़प रहा हूं, और फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो। चिल्लाते हुए उससे ये बात कहता है, और गुस्से में उसकी आवाज जो है वो कांपने लगती है। जूलिया उसके जवाब में कहती है, जी हाँ मालिक। गृह स्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक। वो कहता है कि तुम जी हाँ मालिक क्यों कह रही हो, जब तुम्हें सब बातें पता है कि तुम ठगी जा रही हो, तुमसे धोखा हो रहा है, तुम्हें हड़पा जा रहा है, फिर भी तुम जी हाँ मालिक क्यों कह रही हो। तुम अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ती। जूलिया डर जाती है और भयभीत स्वर में। जब मालिक गुस्से से बड़े आवाज में उससे बातें करते हैं या उसे डांटते हैं, तो इस बात से क्या होता है, जूलिया जो है वो डर जाती है, भयभीत स्वर में उससे कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया, उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हो। वो क्या कहती है कि जो बाकी के लोग थे, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, परंतु आप मुझे कुछ पैसे तो इसके बदले में दे रहे हो। मतलब वो उसे इसे भी एहसान मान रही है। इससे 80 रुपल की जगह 11 रुपल मिल रहे हैं, फिर भी वो क्या सोच रही है, चलो जब कुछ नहीं मिलता था यहाँ पे, मुझे कम से कम 11 रुपल तो मिलेंगे। गृह स्वामी उससे कहते हैं, क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, वे बड़े ही गुस्से से जूलिया से कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा। वे कहते हैं कि तुम्हें जब एक पैसा भी उन जगहों पे, जब जहां जहां तुमने काम किया है, वहां पे तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया गया, इस बात का मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं है। क्योंकि जूलिया जो है वो डरपोक है, दब्बू है। वो अपने अधिकार के लिए जब नहीं लड़ सकती, तो लोग उसके अधिकार को जरूर छीनेंगे, उसका हक का जो पैसा है वो जरूर छीनेंगे, उसे धोखा दिया जाएगा, उसे ठगा जाएगा। स्वर धीमा कर, अब गृह स्वामी जो है स्वर को धीरे करते हैं, धीमा करते हैं, और कहते हैं, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है। वो जूलिया से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने क्रूर यानी गंदा भद्दा सा एक मजाक तुम्हारे साथ यहाँ पे किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। सबक सिखाना चाहता था यानी तुम्हें एक लेसन देना चाहता था, एक सीख देना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा जूलिया। जेब से निकाल कर, यह है तुम्हारी 80 रुपल। जो गृह स्वामी हैं, जो अब तक हमें बुरा लग रहा था, बुरा प्रतीत हो रहा था, वह पूरे पैसे उसको जूलिया को दे देता है। और ये सब वो क्यों कर रहा था कि यहाँ से कुछ सीखे जूलिया, और अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ सके। वो जेब से रुबल निकालता है, 80 रुपल, और जूलिया को दे देता है। मैं अभी इन्हें नहीं तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना कर सके। यहाँ पे जो उसका मालिक है,
गृह स्वामी उससे कहता है कि अच्छा या भला इंसान बनने के लिए ये जरूरी है कि हमें दब्बू, डरपोक या अन्याय सहन करने वाला बनना जरूरी होता है? हम इसका विरोध तक ना कर सके, बस खामोश रहें और सारी ज्यादतियां सहता जाए? वो उससे प्रश्न करते हैं कि अच्छा बनने के लिए जरूरी है क्या जब हम डरपोक हैं, अन्याय सहें, खामोश रहें, कोई हम पे अत्याचार कर रहा है तो उसे सहता रहे? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। और जूलिया से कहते हैं कि इस तरीके से अगर तुम खामोश रहोगी तो लोग तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयत्न यहाँ पे जरूर करते रहेंगे। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अगर तुम्हें खुद को बचाना है, खुद के अधिकार पाना है, तो ये जो क्रूर समाज है, निर्मम समाज है जिसमें दया नहीं है, जो हृदयहीन है, उससे तुम्हें लड़ना जरूरी है। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा, मतलब पूरी ताकत से। दांतों और पंजों से मतलब पूरी ताकत से तुम्हें इस समाज से, इस निर्मम जो समाज है उससे तुम्हें लड़ना जरूरी है। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी एकांकिका जो है समाप्त होती है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि गृह स्वामी और जूलिया, इन दो पात्रों के माध्यम से यहाँ पे जो लेखक है वो हमें बताना चाहते हैं कि किस तरीके से अगर हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते, हम दबे हुए डरपोक बने रहेंगे समाज में, और भला मानुष बने रहने के लिए हम लोगों की ज्यादतियां, अत्याचार सहते रहेंगे, तो लोग इसका फायदा उठाएंगे, लोग तुम्हें ठगेंगे, लोग तुम पे अत्याचार करेंगे, लोग तुम्हारे अधिकार को छीनेंगे। ये सब होता रहेगा, और वो कब तक होगा? जब तक हम खुद के लिए खुद नहीं लड़ सकते, कोई और हमारे लिए आके नहीं लड़ेगा, हमें खुद के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। तो ही इस समाज में, मतलब कहते हैं कि ये निर्मम समाज, दयाहीन, हृदयहीन जो समाज है, इसमें खुद को बचाए रखना है, खुद को टिकाए रखना है, तो खुद के अधिकारों के लिए खुद लड़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस एकांकिका में जो शब्द आए, कठिन शब्द, उनके अर्थ हम यहाँ पे देखते हैं। नागा, वह दिन जिसमें किसी ने काम न किया हो। घटाना यानी कम करना, कीमती यानी मूल्यवान वस्तु है या मूल्यवान, भाग्य यानी तकदीर, नसीब, बदा यानी भाग्य में लिखा हुआ, भला यानी कल्याण, कसर का अर्थ होता है कमी, कहनी का अर्थ है डाली, खरोच यानी त्वचा का किसी चीज से छिल जाना, क्रूर यानी निर्दयी, रूबल रूस की जो मुद्रा है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जैसे हमारे भारत में जो क्या है रुपया इस्तेमाल किया जाता है, हमारी मुद्रा रुपया है, वैसे रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल। भला यानी अच्छा, भीरू यानी डरपोक, खामोश यानी चुप या मौन, हृदयहीन यानी करुणाहीन या पत्थर दिल, ढील यानी ढिलाई, सुस्ती, यकीन यानी विश्वास, अनर्थ का अर्थ होता है भारी, अन्याय, बुरा या नुकसान, तनख्वाह यानी वेतन, रूबल यानी रूसी मुद्रा हो चुका है, डायरी यानी दैनिकी। देखिए कहानी जो है उसमें हमने बहुत बार ये शब्द का प्रयोग देखा है, डायरी। डायरी यानी बहुत सारे लोग जिसमें हिसाब किताब लिखते हैं, या उनकी जो दिनचर्या है, दिन भर में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं या क्या घटनाएं घटित हुई है उसे लिख के रखते हैं। वो जिस चीज में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डायरी। उसमें हिसाब किताब भी लिख सकते हैं, या उनके दिनचर्या के जो क्रियाकलाप होते हैं उसे भी उसमें लिखा जाता है।
गवर्नेंस यानी गृह शिक्षिका, नोट करना यानी दर्ज करना, डायरी में नोट किया है यानी डायरी में लिख रखा है, दर्ज किया है। ओके, स्वाध्याय का हम पहला प्रश्न जो है वो देखते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। और जो हमें परिच्छेद दिया है वो दिया है, गृह स्वामी जूलिया मैं तुम्हारी, यहां से लेकर ठीक है ना यहां तक का। पहली जो कृति है वो है आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। जूलिया की तनख्वाह, यहाँ पे जूलिया के अनुसार जूलिया की तनख्वाह क्या थी, और गृह स्वामी के अनुसार जूलिया की तनख्वाह क्या थी। तो जूलिया के अनुसार जूलिया की जो तनख्वाह है वो कितनी है, वो है 40 रूबल। और गृह स्वामी के अनुसार जूलिया की जो सॉरी, जूलिया की जो तनख्वाह है वो है 30 रूबल। जूलिया के दो काम, जूलिया के दो काम कौन कौन से हैं, बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना। परिच्छेद में आई एक पुस्तक का नाम जिसमें रोज की घटनाएं दर्ज होती है, जो मैंने अभी आपको बताया हिसाब किताब लिखने के लिए प्रयोग में आती है, या दिनचर्या जो है उसका हम लेखा जोखा उसमें लिखे रखते हैं, वो क्या होती है, डायरी होती है। गृहस्वामी के अनुसार यह काम काम नहीं होता, यानी गृह स्वामी के अनुसार कौन सा काम ऐसा है जिसे काम नहीं कह सकते, तो क्या था, बच्चों को घुमाने ले जाना, इससे गृह स्वामी जो है काम नहीं मानते। तो उत्तर के साथ हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं इन प्रश्नों को और उत्तर को साथ में, आप स्क्रीनशॉट इसके साथ साथ निकालते जा सकते हैं। जूलिया की जो तनख्वाह है जूलिया के अनुसार 40 रूबल और गृह स्वामी के अनुसार 30 रूबल। जूलिया के जो दो काम दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, बच्चों की देखभाल करना और बच्चों को पढ़ाना। परिच्छेद में आई एक पुस्तक का नाम जिसमें रोज की घटनाएं दर्ज होती है, जिसे डायरी कहा जाता है। गृह स्वामी के अनुसार यह काम काम नहीं होता, बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना, इस काम को काम नहीं कहा जाता। आकृति पूर्ण कीजिए। कृति 2, जूलिया ने कुल कितने दिन काम किए। जूलिया के अनुसार जूलिया ने 2 महीने 5 दिन, और गृह स्वामी के अनुसार केवल 2 महीने। 2 महीने 5 दिन जूलिया के अनुसार, और गृह स्वामी के अनुसार केवल 2 महीने। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर, जूलिया के जो मन के भाव दर्शाने वाले स्वर कौन कौन से थे, विनीत स्वर और दबे स्वर। गृह स्वामी के ख्याल से जूलिया को किसकी जरूरत थी। यहाँ पे जो हमारा प्रश्न था वो क्या था, परिच्छेद के आधार पर दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर ये हो। पहले का उत्तर होना चाहिए पैसों की और दूसरे का उत्तर होना चाहिए दो। इस पे क्या प्रश्न बन सकते हैं, गृह स्वामी के ख्याल से जूलिया को किसकी जरूरत थी, किसकी जरूरत थी, पैसों की। और गृह स्वामी ने कितनी बार डायरी का वास्ता दिया, तो 2 बार डायरी का वास्ता दिया गया। परिच्छेद में आए, परिच्छेद में आए किन्हीं 3 अंकों का उपयोग कर मुहावरे लिखिए। इसके उत्तर में क्या लिख सकते हैं हम, एक आया था यानी एक आंख से देखना, इसका अर्थ है सबको समान देखना, सबको बराबर देखना। ओके, दो आया था तो उसके लिए हम लिख सकते हैं दो कौड़ी का, यानी अर्थ है तुच्छ। एक आया था 30 यानी 30 मार खान, इसका अर्थ है अपने को शूरवीर समझना। 3 अंक आए थे
जिन पे एक एक मुहावरा हमें लिखना था। एक पे लिखा एक आंख से देखना, 2 यानी 2 कौड़ी का, 30 यानी 30 मार खा। नीचे दिए गए विराम चिन्हों का नाम लिखिए। 2 विराम चिन्ह हमें दिए गए हैं, पहला है अल्प विराम और दूसरा जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी एक को हम कॉमा कहते हैं अंग्रेजी में और एक को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसे कहा जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। और दूसरा वाक्य है, भरत भैया ऐसा ना कहो। तो जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे और कॉमा कुछ हारेंगे, पूर्ण विराम। भरत भैया के बाद कॉमा ऐसा न कहो, पूर्ण विराम। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो एकांकिका है जूलिया वो अच्छे से समझ में आई होगी, और यहाँ पे जो लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बचा हुआ स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं, किसी और पार्ट में किसी और दिन हम इसे पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू संदीप सर। थैंक यू।